नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वक्त एक सीरीज में चल रहे हैं, टेंसेस की सीरीज में। और टेंसेस में मैं आपको पहचान बता चुका हूं। हमारे पहले वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों से बताया था कि किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस को अगर हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो किस तरह से हम पहचानें और कौन से हम उसमें रूल्स लगाएं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सेंटेंस हमारा ये दोनों चीजें खुद ही बोलता है। सेंटेंस हमें खुद ही बताता है कि मेरी ये पहचान है और मुझे बनाते वक्त, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त आपको ये रूल लगाना है। तो यही इन्हीं दोनों चीजों को मैं डिस्कशन कर रहा हूं। पहचान मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन से हमारा मेन वर्ब लगेगा। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे रूल्स में कुछ और नहीं दिया होता है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हमको बताया जाता है। यही दो चीजें हमको पता करनी होती हैं और इन्हीं को हम रूल्स कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग ये देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसी सेंटेंस के थ्रू हमको पता चले। कैसे एक सेंटेंस हमको ये बताता है कि हाँ, इसमें मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त आपको ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है और ये मेन वर्ब लगानी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसी बात को हम लोग कैसे पता करना है। इन चीजों को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि आप वीडियो पूरा देखें, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिएगा, यहां मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं, पहले से ही मैंने लिख दिया है। देखते हैं अब हम लोग। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहां इज, एम, आर। आप लोगों को, दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बचपन से लेकर और अभी तक हमें यह बताया गया है कि इज, एम, आर का मतलब क्या होता है। इज मीन्स है, एम मीन्स हूं, आर मीन्स हैं। हम सभी जानते हैं इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में लगाते हैं, एम हमेशा आई के साथ में लगाते हैं और आर का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में करते हैं। लेकिन अब बात यह हो रही है कि किस तरह से एक हेल्पिंग वर्ब या एक मेन वर्ब कैसे हमको पता चल जाती है किसी सेंटेंस से कि ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी और ये मेन वर्ब लगेगा। इस टॉपिक को हमें डिस्कशन करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टाइम और एक एक्टिविटी कंडीशन। दोस्तों, टाइम और एक्टिविटी कंडीशन हमारी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, चाहे वो पहचान हो और चाहे वो किसी भी सेंटेंस को बनाते वक्त यूज करने वाला रूल्स ही क्यों ना हो। इन दोनों में हमारी टाइम और एक्टिविटी कंडीशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो वही दोनों चीजें हमको देखना है। दोस्तों, याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी जो होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, बिल्कुल हमेशा के लिए ध्यान में चढ़ा लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब हमारी जो दोस्तों होती है उस पर दो चीजों का इफेक्ट पड़ता है। वो दो चीजों के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब को चूज करते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी इस सेंटेंस को बनाते वक्त। दोस्तों, वो दो चीजें क्या हैं कि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दो चीजों पर डिपेंड होती है और वो दो चीजें होती हैं, एक हमारा होता है टाइम और दूसरी हमारी होती है एक्टिविटी कंडीशन। एक्टिविटी कंडीशन। अब यहां अगर हम देखें तो इज हमारी जो है वो टाइम को भी शो कर रही, क्योंकि इस का मतलब होता है और है हमारा, हम पहले ही जान चुके हैं, है जो है वो हमारा प्रेजेंट टाइम में आता है, प्रेजेंट को बताता है। इसलिए प्रेजेंट हमारा क्या है, टाइम, और टाइम हमारा कौन सा क्लियर हो रहा है इस इज की वजह से, प्रेजेंट का। दूसरी हमारी एक्टिविटी कंडीशन दी हुई है। दोस्तों, 100% बता रहा हूं कि ये इज जो है हमारी एक्टिविटी कंडीशन को भी क्लियर कर रही है और वो ये क्लियर कर रही है। एक्टिविटी कंडीशन क्या शो कर रही है, एक्टिविटी कंडीशन हमें ये पता चल रही, इज की वजह से एक्टिविटी कंडीशन हमें ये पता चल रही है कि ये सेंटेंस जिसमें हम इज लगाने जा रहे हैं, ये सेंटेंस जरूर कॉन्टिन्यूअस में होगा। दोस्तों, उसी एक्टिविटी की कंडीशन हमारी क्या निकल कर आ रही है, कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अगर टाइम हमारा प्रेजेंट है और एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस में है, मतलब एक्टिविटी की कंडीशन अगर कॉन्टिन्यूअस है, तो ध्यान में रखिएगा कि आप उस सेंटेंस को जब बनाने चलेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने चलेंगे, तो आपको इज, एम, आर में से ही कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी।
दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं यहां वॉज और वर। वॉज वर को अगर हम देखें तो दोस्तों हमें ये शुरुआत से बताया गया है कि वॉज मीन था, वर मीन थी, था थी थे, हमारे वॉज वर क्लियर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं तो वॉज से एक बात हमारी क्लियर हो गई, वो क्या कि ये टाइम को शो कर रहा है, और टाइम क्या है, पास्ट। और दूसरा एक्टिविटी कंडीशन को भी क्लियर कर रहा है, एक्टिविटी कंडीशन को भी क्लियर कर रहा है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि अगर वॉज या वर लगाया जा रहा है, इसका मतलब उसकी एक्टिविटी कंडीशन 100% उसकी कंडीशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस में रही होगी या होगी या है। तो इस वजह से एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस कंडीशन में होने की वजह से हमने वॉज का यूज करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से वॉज या वर चाहे दोनों में से कोई भी हो, अगर हमारा टाइम पास्ट में आता है और कंडीशन एक्टिविटी कंडीशन अगर हमारी कॉन्टिन्यूअस में निकल रही है, तो दोस्तों 100% आपको वॉज या वर में से ही कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हम लोग देखते हैं विल बी और शैल बी। यहां दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारी दो हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, विल प्लस बी, शैल प्लस बी। दोस्तों आपको बहुत सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगी जो सिंगल होंगी, और अगर वो सिंगल होगी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड है तो आप याद रखिएगा कि उस हेल्पिंग वर्ब पर टाइम और एक्टिविटी कंडीशन दोनों का इफेक्ट पड़ रहा होगा। लेकिन कुछ हमारी हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी होंगी जो अकेली नहीं होंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहां विल और बी भी लगा हुआ है, हैज बीन होता है, विल हैव बीन होता है। ये हमारी देख रहे हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब्स 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही। तो दोस्तों जैसे जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसकी कंडीशन भी बढ़ती चली जाती है। यहां दोस्तों अगर हम देखें विल बी में, तो आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि विल और चाहे शैल, ये दोनों में से कोई भी हो, ये केवल और केवल फ्यूचर टाइम को शो करते हैं। विल या शैल केवल और केवल फ्यूचर टाइम को शो करते हैं, इससे हमें और कुछ भी पता नहीं चलता है। ये विल और शैल केवल टाइम को शो कर रहे हैं। दोस्तों अभी हमने ऊपर देखा यहां इज अकेला है, सिंगल है, लेकिन ये दो चीजों को शो कर रहा है, एक टाइम और एक एक्टिविटी कंडीशन, ये दोनों को शो कर रहा है अकेला। लेकिन यहां हम देख रहे हैं विल या शैल हमारा जो है वो केवल और केवल टाइम को शो कर रहा है दोस्तों। लेकिन यहां बी भी लग गया है, आप देख रहे हैं कि यहां बी भी लग गया है। बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब जनरली क्या होता है, होना। होना के लिए हम बी का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों अब मामला क्या है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारी हेल्पिंग वर्ब दो चीजों से इफेक्टेड होती है, डिपेंड करती है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। और वो दो चीजें क्या है, टाइम और एक्टिविटी कंडीशन। अब एक्टिविटी कंडीशन अगर मैं विल बी लगाने जा रहा हूं या मैं शैल बी का यूज करने जा रहा हूं, तो 100% बी जो है वो कॉन्टिन्यूटी को दर्शा रही है, मतलब कॉन्टिन्यूटी को दर्शा रही, मतलब बी जो है वो उसकी एक्टिविटी कंडीशन को क्लियर कर रही है। शैल टाइम को शो कर रहा है और बी जो है वो एक्टिविटी कंडीशन को शो कर रही है। और इस बी की एक्टिविटी कंडीशन क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ गई है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ गई है। इसी वजह से हमको बी का यूज इसके साथ में करना पड़ा है दोस्तों। तो ये हमारी थी एक्टिविटी कंडीशंस और टाइम के थ्रू हमको पता करना कि कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस कंडीशन में लगेगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को देखें या हेल्पिंग वर्ब को चुनाव करते वक्त आप दो चीजों का इस्तेमाल जरूर रखें, दो चीजों पर ध्यान जरूर दें, एक टाइम और एक एक्टिविटी कंडीशन। क्योंकि आपको दोस्तों अब पता चल चुका है कि हेल्पिंग वर्ब पर इन दो चीजों का इफेक्ट पड़ता है, या इन दोनों की वजह से ही हम हेल्पिंग वर्ब को चूज करते हैं। कभी कभी हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगल में होगी तो वो दोनों चीजों का इफेक्ट उस अकेले पर पड़ेगा, और कभी कभी दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, मतलब विल बी या शैल बी, इस कंडीशन में अगर आएगी तो आपकी दोनों अलग अलग कंडीशंस होंगी, एक टाइम को शो कर रही होगी और दूसरी उसकी एक्टिविटी कंडीशन को क्लियर कर रही होगी। दोस्तों आपने देखा अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कशन किया और ये बताया कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब पर टाइम और एक्टिविटी कंडीशन का इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे मेन वर्ब।
मेन वर्ब एक्चुअली हम लोग लगाते हैं, और अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे रूल्स में कुछ और नहीं होता है, केवल और केवल हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स होती हैं, जिसे हम रूल कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब पर डिस्कशन मैं कर चुका हूं, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम देखेंगे कि किस तरह से एक सेंटेंस हमें ये बताता है कि हाँ, इसमें इस तरह की मेन वर्ब आपको लगानी है, या किस फॉर्म में कौन सी मेन वर्ब लगानी है, ये हमें सेंटेंस बताता है। तो बस दोस्तों, आपको सर्च आउट ये करना है कि आपको देखना है कि जो एक्टिविटी हो रही है वो किस कंडीशन में है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन को आपको देखना है। और कंडीशन जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपकी मेन वर्ब खुद ही क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, एक्टिविटी कंडीशन देखना है। अगर एक्टिविटी कंडीशन हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में अगर है हमारी एक्टिविटी कंडीशन, तो 100% आपको श्योर हो जाएं कि जब भी किसी सेंटेंस की एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगी दोस्तों, फॉरएवर इस चीज को अपने दिमाग में बसा लें कि उस सेंटेंस को जब भी आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, इन्हीं फॉर्म्स का यूज आप मेन वर्ब के रूप में करेंगे दोस्तों। क्योंकि हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उस पर दो चीजों का इफेक्ट पड़ता है, एक हमारी टाइम और दूसरा एक्टिविटी कंडीशन। लेकिन मेन वर्ब पर टाइम का कोई इफेक्ट दोस्तों नहीं पड़ता है। मेन वर्ब हमारी इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी एक्टिविटी की कंडीशन कौन सी है। अगर वो कंडीशन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो दोस्तों हमें आईएनजी फॉर्म, जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, इसी को हमें लगाना पड़ेगा, चाहे वो टेंस कोई सा भी हो दोस्तों। अगर हमारी एक्टिविटी कंडीशन कॉन्टिन्यूअस में है, कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कॉन्टिन्यूअस को बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, रहा, रही, रहे, ये अगर लगे हुए हैं तो दोस्तों 100% आपको उस सेंटेंस को बनाते वक्त मेन वर्ब के रूप में आपको आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा दोस्तों।